नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आपके आईटीआई के सीबीटी एग्ज़ाम होने हैं और सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए हम आपको डे बाय डे क्लासेस दे रहे हैं। ये हमारी क्लास नंबर 8 है। अगर आप इसी क्लास से हमारे साथ जुड़े हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि समय निकाल कर बाकी जो 7 क्लासेज है उनको भी आप ज़रूर देखना। प्ले लिस्ट बनी हुई है ITI CBT एग्ज़ाम सेकेंड ईयर 2025, तो उसमें जा कर के आप अपनी क्लास को देख सकते हैं। हम आपको जो आपके CBT एग्ज़ाम में 75 क्वेश्चन आएंगे, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग, सब के सब क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे नंबरों से पास, अच्छे परसेंटेज से पास आपको करवाएंगे। बस आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक पहुँचा दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसको देख सके। टॉपिक टू टॉपिक क्लास दे रहे हैं आपको। 3 फेज़ इंडक्शन मोटर आज हम पढ़ेंगे। एक क्लास इस पर हमारी पहले भी हो चुकी है। डिटेल से बात करेंगे, फुल कंप्लीट समझाएंगे। अगर आप कॉलेज नहीं भी गए हैं तो भी आपको थ्योरी में घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अब तो सेकेंड ईयर पास कर लोगे, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो डिटेल वैसे ही पढ़नी है। तो आज हम आपको पूरे खूब तरीके से बताएंगे। हाँ, अगर इसी क्लास से जुड़े हैं तो बाकी 7 क्लास को और देखना, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे हैं। 8वीं क्लास में जो भी क्वेश्चन है वो अब तक 1 से लेकर 7 तक किसी क्लास में नहीं हुए। तो ठीक है, शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन मुझे लगता है पर्याप्त है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक की हमें बहुत सख्त ज़रूरत होती है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। ITI सेकेंड ईयर के फ्री टेस्ट वहाँ पर अवेलेबल है, आप उनको अटेंड कर सकते हैं। और साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जब भी कोई सूचनाएं आती है तो सबसे पहले टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाते हैं। तो सूचनाएं लेने के लिए टेलीग्राम पर जुड़े रहें। आइए ले चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ। तो माय डियर, लास्ट जो हमारी क्लास थी, क्लास नंबर 7, वो इस क्वेश्चन पर रुकी थी। और मैंने आपको स्टार्टर के प्रतीक के बारे में बताया था कि अंदर स्टार डेल्टा बना हुआ हो तो स्टार डेल्टा, DOL लिखा हो तो DOL, और वो आकृति होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं हम आज के हमारे अगले सवाल की तरफ। हमें रिवाइंडिंग मशीन दिखाई गई है और उसमें X लिख करके उसके एक भाग का नाम पूछा है। तो वो कह रहा है कि X से चिन्हित किए गए उस भाग का नाम क्या है। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वर्ष 2021-22 में हर दिन हर शिफ्ट में ही आया था। तो पूरी संभावना है आपके भी पेपरों में ये आएगा, इसलिए अच्छे से ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ देखो, ये वाला जो भाग है ना, इस पे यहाँ X लिखा हुआ है। और ये पूरी एक रिवाइंडिंग मशीन है जो मैनुअल वाइंडिंग होती है। हाथ से जब अपन घुमाते हैं ना, वो जैसे वो पतंग लाते हो तो डोर हाथ से नहीं भरते थे, आजकल तो मोटराइज मशीनें आ गई। तो इसको बोलते हैं मैंड्रेल माय डियर, खराद का धुरा। ये वाली पोर्शन जो होती है ना, इसको अपन धुरी बोलते हैं। वाइनों में होती है ना, व्हील में, समझ गए होंगे शायद, तो वही वाली धुरी होती है। अभी यहाँ के हिसाब से ए ऑप्शन है मैंड्रेल। आपके एग्ज़ाम में हो सकता है कि वो क्वेश्चन बदल जाए, ऑप्शन बदल जाए, लेकिन रहेगा उत्तर मैंड्रेल ही रहेगा, ठीक है। देखो 142 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। मतलब 142 तो क्या देखना है, वो कंटिन्यू चलते हैं इसलिए हो जाते हैं। 6 पोल स्टेटर मोटर के लिए टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री का मान क्या होगा। अगर आपने क्लास नंबर 7 बहुत अच्छे से अटेंड की हो तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। मैंने उसमें क्या बताया था, एक क्वेश्चन आया था उसमें जो था कि टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या है। तो माय डियर, टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री के लिए फॉर्मूला होता है 180 इंटू पोल, यानी स्टेटर में पोल कितने हैं इस बात पर डिपेंड करेगा। और मैंने बताया भी था कि टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इस बात पर डिपेंड करेगी कि पोल कितने हैं, लेकिन टोटल मैकेनिकल डिग्री हमेशा फिक्स रहेगी और वो है 360 डिग्री। तो 180 इंटू 6 करना है, आपका उत्तर आएगा 1080। बताइए माय डियर, बात समझ में आई क्या, सवाल समझ में आया क्या। ईजी सा ही था, लेकिन ये आ सकता है वो आपसे 4 पोल का, 2 पोल का, 8 पोल का, कितने भी पोल का पूछ ही सकता है। फिर देखो आ गया कि स्टार्टर के इस प्रतीक का नाम क्या है। मुझे नहीं लगता कि ये प्रतीक आपको फिर से बताने की ज़रूरत है क्या मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले अंदर वाले पोर्शन को भूल जाओ। और ये हम देख रहे हैं इतना सा भाग, इसको बोलते हैं स्टार्टर का प्रतीक। अब कौन सा है, इसके अंदर स्टार डेल्टा बना हुआ है तो ये स्टार्टर है, स्टार डेल्टा स्टार्टर है। अंदर DOL लिखा हुआ होता तो DOL स्टार्टर होता। इसी तरह से आपको स्टार्टर के प्रतीक उसमें बने हुए मिल जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। फ़र्क क्या आता है कि मोटर इसमें पहले स्टार में चलती है और फिर डेल्टा में चलती है। आजकल आ गया ऑटोमेटिक वाला, जिसमें टाइमर लगा रहता है और उसका काम होता है मोटर को
स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करना। अब ये भी पेपर में एक बार सवाल आ चुका है कि एक मोटर स्टार में बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, लेकिन निर्धारित समय के बाद वो डेल्टा में कन्वर्ट नहीं होती है। निम्नलिखित में से किस सर्किट में फॉल्ट है? अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं डेल्टा में कन्वर्ट नहीं हो रही, इसका मतलब डेल्टा वाले में फॉल्ट है। नहीं भाई, डेल्टा में कन्वर्ट करने का काम किसका है? टाइमर का। तो फिर टाइमर सर्किट में फॉल्ट है। टाइमर को करना क्या था? स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करवाना था, और वो भाई साहब करवा नहीं पाए। ठीक, आइए अगले सवाल पर। इस क्वेश्चन पर डीसी वाइंडिंग वाले पर जब अपनी क्लास हुई थी तो मैं चर्चा पूरी डिटेल से कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ दोबारा आया, और मैंने उस दिन भी कहा था एक ही क्वेश्चन दो बार आते हैं। पिच फैक्टर की गणना करवा रहे हैं। दरअसल इंडक्शन मोटर के मामले में पिच फैक्टर के मान होते 3। पिच फैक्टर का मान इकाई, पिच फैक्टर का मान इकाई से कम, पिच फैक्टर का मान इकाई से अधिक। है क्या चीज़ गुरुजी? ये दो बातों का निष्कर्ष है, दो बातों का अनुपात है। कौन सी दो बातें? एक तो ये कि हमने वाइंडिंग किस पिच के हिसाब से कर दी, और एक ये कि आपको किस पिच के हिसाब से करनी चाहिए थी। फॉर एग्जांपल, हमारे पास 24 स्लॉट है और 4 पोल है, तो एक मोटर में पोल पिच का मान कितना आया? 6। स्लॉट बटा पोल। पोल पिच गणना करने का फॉर्मूला तो आपको याद होगा ना, याद कीजिएगा इस फॉर्मूले को, बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा। स्लॉट बटे पोल, 24 स्लॉट है 4 पोल है, तो पिच कितनी आई? 6। अब प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार वाइंडिंग विषम संख्या लेकर करनी पड़ती है, तो आप या तो 7 लेकर करोगे या 5 लेकर करोगे, है ना। तो 1, 2 और 3, आपके पास 3 तरीके की वाइंडिंग होगी, उसी से 3 तरह के पिच फैक्टर निकलते हैं। पहले तो चलते हैं क्वेश्चन के आंसर की तरफ। तो बी उत्तर आएगा। वाइंडिंग पिच और पोल पिच का अनुपात है, तो याद रह जाएगा सबको। अब आ जाते हैं कि इसमें गणनाएं होती कैसे है। तो अगर आपने 6 मानते हुए ही कर दिया तो वाइंडिंग पिच और पोल पिच बराबर हो गई, पिच फैक्टर इकाई आएगा। अगर आपने 7 मानते हुए कर दिया तो वाइंडिंग पिच पोल पिच से ज़्यादा हो गई, पिच फैक्टर का मान इकाई से ज़्यादा होगा। अगर आपने 5 मानते हुए किया तो वाइंडिंग पिच पोल पिच से कम रह गई और पिच फैक्टर इकाई से कम होगा। जब पिच फैक्टर इकाई से कम होता है तो शॉर्ट पिच वाइंडिंग बोलते हैं, ज़्यादा होता है तो लॉन्ग पिच वाइंडिंग बोलते हैं, और पूरा पूरा होता है तो फुल पिच वाइंडिंग कहा जाता है। यानी पिच के अनुसार एसी में 3 तरह की वाइंडिंग होती है। पिच फैक्टर के मान 3 तरह के होते हैं। पिच फैक्टर के अनुसार पोल पिच और वाइंडिंग पिच में संबंध निकाले जाते हैं। कैसे भी सवाल बन सकता है, इट्स डिपेंड ऑन एग्जामिनर। हालांकि आपका एग्जामिनर तो कुछ नहीं करेंगे, वो तो सीधा सवाल देंगे, इतना ही आएगा, ऐसा ही लिखा हुआ होगा और आप कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे से पढ़ो, अच्छे नंबर आने चाहिए, और हमें बदले में अच्छे लाइक आने चाहिए, और वो करना आपकी जिम्मेदारी। और ये जो वीडियो है ये व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने ITI वाले ग्रुप में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी। किस किस ने शेयर किया कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। सवाल, फुल लोड पर 10 HP 3 फेज मोटर के लिए फ्यूज की रेटिंग कितनी होनी चाहिए? देखो, फ्यूज सुरक्षा युक्ति है, ये निर्धारित लोड करंट का 1.5 गुना लगता है। कितना लगता है? लगभग 1.5 गुना के आसपास लगाते हैं। मतलब अगर 10 एम्पीयर करंट हो तो 15 का फ्यूज लगा दो, ये कहा जाता है। शांत तरीके से ये मानकर चलते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमें तो करंट नहीं बताया, तो 10 HP की मोटर करंट कितना लेती है नहीं पता, तो वो भी बता देता हूँ मैं आपको। 1 HP की मोटर फुल लोड पर 1.5 एम्पीयर करंट लेती है, ये फिक्स है, 3 फेज मोटर के लिए फिक्स है। 1 HP की 3 फेज मोटर फुल लोड पर 1.5 एम्पीयर करंट लेगी, तो 10 HP की मोटर का करंट कितना हो गया? 15 एम्पीयर। 15 का 1.5 गुना फ्यूज लगाएंगे, उत्तर कितना आया? 22.5 एम्पीयर। अब ध्यान रखना, फ्यूज 16 एम्पीयर का होता है, 20 एम्पीयर का होता है, 20 के बाद में 25 का होता है, और फिर 32 का होता है। तो यहाँ 22.5 का तो कोई फ्यूज है नहीं, हम कितने का लगाएंगे? 25 एम्पीयर का फ्यूज लगाएंगे। वैसे भी 22.5 करंट है तो थोड़ा सा फ्यूज उससे मान लीजिए रेटिंग के हिसाब से अपन लगा देते हैं। वैसे 22.5 एम्पीयर एग्जैक्ट इसका आंसर बन रहा है। बताओ सवाल समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना? आवाज़ किसी को स्लो लग रही हो तो थोड़ा ईयरफोन लगा लो, मुझे लगता है सही से समझ में आ जाएगी। आ जाओ इस न्यूमेरिकल पर भी। न्यूमेरिकल है
अच्छे से समझाएंगे, समझ में आपको आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पोल 24 स्लॉट 12 कॉइल 3 फेज। कैलकुलेट क्या करना है गुरुजी? प्रति फेज प्रति पोल के जोड़े में कॉइल की संख्या। तो सुनो पहले ध्यान से, प्रति फेज प्रति पोल अगर कॉइल ज्ञात करनी हो तो इसके लिए फॉर्मूला होगा, टोटल कॉइल कितनी है उसमें भाग दे दो फेज इनटू पोल का। लेकिन यहाँ क्या कंफ्यूज कर रहा है, इतना लंबा क्वेश्चन ले गया। पोल का जोड़ा यानी प्रति पोल पेयर, पेयर समझते हैं ना, पेयर मतलब जोड़ा। तो यहाँ भी आपको क्या करना होगा, पोल पेयर रखना होगा, बस और कुछ नहीं। जोड़े बनते हैं भाई 2 पोल का 1। तो देखो टोटल कॉइल कितनी है 12, फेज कितना है 3, पोल कितने हैं 2, जोड़ा कितना बना 1। तो 12 में 3 का भाग दिया तो उत्तर कितना आया 4। बताओ सवाल समझ में आया क्या? कोई समस्या नहीं है ना? मान लीजिए कि वो पोल के जोड़े के बजाय सिर्फ पोल ही पूछ लेता ना, तब फेज इनटू पोल करते और 2 पोल है 6 का भाग देते, फिर उत्तर 2 आता। तब उत्तर कितना आता 2, ये ध्यान रख लेना। मतलब एक पोल में कितने आते हैं 2, तो एक जोड़े में कितने हो गए 4। सीधा सा लॉजिक है, समझ में तो आ रहा है ना भाई? मैं तो ये मान कर चल रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा है और आना भी चाहिए। कॉइल वाइंडिंग का प्रकार क्या है यार? ये तो वो क्वेश्चन है जो 2007 से आ रहा है, जब ITI हो, है ना? तो अब फिर आ सकता है। देखो सवाल, AC कॉइल वाइंडिंग का नाम क्या है? वाइंडिंग का नाम देखना। इसमें ना आपको सिंगल लेयर डबल लेयर का तो कुछ करना नहीं है, आपको हाफ कॉइल और होल कॉइल ही बतानी है। और इसके होते हैं 2 तरीके। इसमें आपको देखने पड़ते हैं कनेक्शन कि कुंडलियाँ कैसे जुड़ी है। अगर कुंडलियों में बिगिनिंग टू बिगिनिंग और एंड टू एंड, यानी एक कॉइल का पहला सिरा अगले कॉइल के पहले सिरे से, एक कॉइल का अंतिम सिरा अगले कॉइल के अंतिम सिरे से जुड़ा हो, तो माय डियर इसको बोला जाता है होल कॉइल कनेक्शन। क्या बोलते हैं? होल कॉइल कनेक्शन। और अगर अंतिम से पहला और पहले से अंतिम जुड़ा हो तो इसे हाफ कॉइल कनेक्शन बोलते हैं। अब यहाँ देखो, पहला सिरा बाहर, अंतिम अंतिम से जुड़ा हुआ है, पहला पहले से जुड़ा हुआ है, अंतिम अंतिम से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब होल कॉइल कनेक्शन है। कौन से कनेक्शन है? होल कॉइल कनेक्शन है। हिंदी में इसे बोलेंगे पूरी कुंडलिनी बाइंडिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ। इसमें इतने ही है PDF में। देखो अगला सवाल, और ये वो क्वेश्चन है जिस पर मैं अभी 1-2 क्वेश्चन पहले ही आपके साथ चर्चा करके आया हूँ। क्या पूछ रहा है? AC वाइंडिंग में स्लॉट के संदर्भ में कैसे मापा जाता है? पोल पिच वाइंडिंग नहीं है, पोल पिच है। इंग्लिश में देखो, हाउ पोल पिच इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ स्लॉट इन AC वाइंडिंग। स्लॉट के संदर्भ में AC वाइंडिंग में पोल पिच की संख्या को कैसे लिया जाता है? तो पोल पिच होती है स्टेटर में स्लॉट की संख्या, स्लॉट को हिंदी में बोलते हैं खांचे, बटे पोल की संख्या, पोल को हिंदी में बोलते हैं ध्रुव। ये रहा नंबर ऑफ स्लॉट इन स्टेटर अपॉन नंबर ऑफ पोल, यानी स्लॉट की संख्या और पोल की संख्या का अनुपात होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो ये फॉर्मूला भी आ गया। कई बार एग्जामिनर सीधा सवाल भी दे देगा कि 36 स्लॉट और 4 पोल है, पोल पिच का मान बताओ कितना है। दिन 7 हो तो दोनों क्वेश्चन एक ही पेपर में मिलते हैं। हमने देखा है, सिंक्रोनस गति का फॉर्मूला पूछ लेते हैं, फिर आगे कहते हैं कि 4 पोल 50 RTG की मोटर है, सिंक्रोनस गति बताओ कितना है। हमने देखा है टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री का फॉर्मूला पूछ रहे होते हैं, आगे कह रहे हैं कि 4 पोल की मोटर में टोटल डिग्री बताओ कितना है। एक ही पेपर में जो आपके 38 क्वेश्चन थ्योरी के आएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ 38 के 38 करवाएंगे। बस आपको चैनल से बने रहना है, दोस्तों को जोड़ना है, बढ़ाइए स्ट्रेंथ को थोड़ा आगे, चैनल को 3 लाख सब्सक्राइबर के पार पहुंचाइए भाई, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। अभी हम 3 लाख ही नहीं कर पा रहे हैं, पिछले 1 साल से लिए बैठे हैं। आ जाओ, इस क्वेश्चन पर बड़ा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब देखो, जब सेकंड ईयर पास कर लोगे तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है,
और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आपके जो सीनियर्स हैं वो आपसे पहले से बाहर बैठे हैं और उनका कंपटीशन का लेवल और आपके कंपटीशन के लेवल में बहुत फ़र्क है। तो मैं आपको आगे बढ़ने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट और ज़रूरी जानकारी देता हूँ। ज़रूरी जानकारी ये है कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा लिंक, हमारा ऐप कर लीजिए डाउनलोड। एप्लीकेशन पर हमने आपके लिए सेकेंड ईयर के लिए स्पेशल मॉडल टेस्ट सीरीज़ तैयार की है। उसमें आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इन सब के मॉडल टेस्ट सेट मिलेंगे, जो कि पूरे 75 के 75 सेट हैं, क्वेश्चन है एक सेट में। साथ ही जो प्रीवियस एग्ज़ाम हैं उनके ओरिजिनल पेपर भी साथ में डलवा रखे हैं, क्योंकि ITA में बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस पेपरों से रिपीट भी हो जाते हैं, इसलिए आपको इसी व्यवस्था में सब कुछ मिलेगा। तो इसको आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ये पेड है और साथ में फ्री टेस्ट भी है, तो आप उसको भी अटेंड कर सकेंगे, यानी एक पंथ दो काज हो जाएगा ऐप डाउनलोड करते ही। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड करके ये मॉडल सीरीज़ आप ज़रूर ज्वाइन करें। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पर। ये बताता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? 3 फेज इंडक्शन मोटर है, प्रतिशत स्लिप की गणना करनी है। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, 6 पोल है, मोटर 960 RPM पर चल रही है। देखो भाई, इस क्वेश्चन के लिए कम से कम आपको 3 काम करने पड़ेंगे। कौन कौन से वो तीनों काम बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको प्रतिशत स्लिप का फॉर्मूला आना चाहिए। प्रतिशत स्लिप का फॉर्मूला है सिंक्रोनस गति माइनस रोटर गति बटे सिंक्रोनस गति इंटू 100। ठीक है। अब जो सवाल में दी जाती है ना, वो रोटर गति होती है हमेशा, यानी मोटर अभी जिस पर चल रही होती है। तो ये तो हमें दे दिया, हमें सिंक्रोनस गति नहीं दिया। तो सबसे पहला काम आप करेंगे, सिंक्रोनस गति निकाल कर लाएंगे। सिंक्रोनस गति का फॉर्मूला होता है F × 120 बटा पोल। तो यहाँ देखो, फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, पोल है 6। वैसे माय डियर याद ही रख लो, मुझे याद है, जो बच्चे हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम वाली तैयारी करते हैं उन सबको भी याद है, 6 पोल की मोटर 1000 RPM पर चलती है। तो अब आपको माइनस मान रखना है। तो 1000 माइनस 960 बटे 1000 इंटू 100, यानी NS माइनस NR बटे NS इंटू 100। तो कैलकुलेशन करके आप देखिएगा, आपका उत्तर आएगा 4%। ठीक है, उत्तर कितना आएगा? 4%। बहुत सिंपल और सीधा है, आपका उत्तर तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मैं आपको एक स्टेप आगे और ले चलता हूँ। आजकल वो इतनी दूर सीमित नहीं रहता। अब आपसे एक और नया सवाल पूछा जाता है, जो अभी तक शायद ही आपको किसी ने बताया हो। रोटर फ्रीक्वेंसी याद कीजिए माय डियर, ये पूछा जाता है आपसे। रोटर फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो रोटर फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला होता है स्लिप इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो फिर यहाँ आपको स्लिप की ज़रूरत पड़ती है। अभी यहाँ से हमने देखा था स्लिप 4% थी, तो 4/100। सप्लाई फ्रीक्वेंसी थी 50 हर्ट्ज, तो रोटर फ्रीक्वेंसी आएगी 2 हर्ट्ज। मतलब इसी क्वेश्चन में अगर हम पूछ बैठते या पूछ लेते आपसे कि बताइए रोटर फ्रीक्वेंसी का मान कितना है, तो आपका उत्तर कितना आना चाहिए? 2 हर्ट्ज। ये नया क्वेश्चन है, एग्जामिनर बदल कर अलग क्वेश्चन अगर देना चाहा तो इस बार आपको यही क्वेश्चन देगा। बताओ समझ में आ रहा है क्या? अरे गणनाएं तो मेरी ऐसे रटी पड़ी है, आंकड़े मतलब सारे। न्यूमेरिकल तो खूब है, ऐप में तो मैंने आपको न्यूमेरिकल का स्पेशल अलग से कोर्स प्रोवाइड करवा रखा है, ताकि किसी को कोई समस्या ही ना रहे। आओ अगले सवाल पर। 3 फेज स्क्विरल केज मोटर की रोटर फ्रीक्वेंसी कितनी है? इसने ये नहीं बताया कि रोटर फ्रीक्वेंसी कब पूछ रहा है, तो हिंदी में गलत है, लेकिन इंग्लिश में सवाल सही है। एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, ये कह रहा है कि स्टार्ट के समय रोटर फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। तो ध्यान रखना, स्टार्टिंग के समय स्लिप 100% होती है, यानी स्लिप इकाई होती है। एक सवाल तो यही मिल गया, स्टार्टिंग के समय इंडक्शन मोटर में स्लिप कितनी होती है? तो 100% होती है, यानी इकाई होती है। तो जब स्लिप इकाई होती है उस समय रोटर फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। तो ए ऑप्शन होगा इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर रनिंग के समय पूछ ले तो स्लिप पर डिपेंड करती है, ये उत्तर कर देना। दिल्ली मेट्रो में मेंटेनर की भर्ती आई थी ITA इलेक्ट्रिशियन बेस पर वर्ष 2020 में। सीधा सवाल पूछा था कि एक इंडक्शन मोटर में चलते समय रोटर फ्रीक्वेंसी किस बात पर निर्भर करती है? ऑप्शन में था स्लिप की मात्रा पर। याद रहेगा ना? बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो। आजकल जो बाहर से बच्चे तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन वाला, उनको ईजी लग रहे हैं,
लेकिन एक वक्त था जब ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हुआ करते थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। आइए अगले सवाल की तरफ। दिख रहा है पूरा। रोटर ब्लॉक टेस्ट जो करते हैं उससे हम क्या पता करते हैं, ध्यान से सुनना। इंडक्शन मोटर का रोटर ब्लॉक टेस्ट, ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट टेस्ट और डीसी मोटर का ब्रेक टेस्ट, तीनों एक जैसे होते हैं। इनमें हम लोड खुद डालते हैं और ये होते हैं फुल लोड टेस्ट, जो कि तांबा हानि ज्ञात करने के काम आते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, कॉपर लॉस ज्ञात है, इससे भी कॉपर लॉस का ही पता करते हैं। ये दक्षता ज्ञात करने की विधि है, जिसमें मोटर की हानियाँ कैलकुलेट करके दक्षता पता कर लेते हैं। ये आपका उसका है, सीरीज मोटर का है। ठीक है, आ जाओ अगले सवाल पर। क्या कह रहे हैं, एसी मोटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर का उपयोग करके हम क्या टेस्ट करते हैं। देखो, ग्राउलर ओपन, शॉर्ट और ग्राउंड कोयल की जांच करता है मोस्टली, लेकिन यहाँ पर अगर हम एसी में बात करेंगे तो शॉर्ट कोयल का सबसे ज़्यादा पता करते हैं, क्योंकि एसी में ग्राउंड का पता मेगर के द्वारा बहुत अच्छे से हो जाता है, इसलिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। पोलरिटी टेस्ट के लिए हम आगे वो 2 पेचकस विधि, कंपास निडल और वो विधियाँ आती है, वो पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊँगा। अरे बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है भाई। अगर आप ITI में जाते हैं आपको बहुत कुछ ज़रूरत है। देखो, सेकंड ईयर तो जैसे तैसे बढ़िया नंबरों से पास हो जाएगी। मेरा फोकस है आप आज से ही कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करो और ध्यान दो, नहीं तो बहुत पछताओगे। मैंने देखा, मैं पिछला बता रहा हूँ आपको, 2022 में एक बच्चे की ITI पास हुई और 2024 में जॉब लग गया, दिसंबर में ज्वाइनिंग हो गई थी इसकी। 2022 के जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम होते हैं आपके, रिजल्ट आते आते अक्टूबर नवंबर आ जाता है, यानी 2 साल के अंदर ना नौकरी लग गया। और अब 2025-26 में 2015 पास आउट वाले बैठे हैं अभी भी। गलतियां क्या थी, गलतियां इतनी हैं कि बस ये गुरुजी 5 क्वेश्चन बता दो हमें तो जो पेपर में आ जाए हम पास हो जाएं, ये आगे मार खा जाते हैं। अभी भी जब मैं ये बता रहा हूँ ना, तो अभी तो चलो हम टाइम पड़ा है इसलिए है। जब कोई बच्चा इसको जुलाई में वीडियो देख रहा होगा, अगस्त में ये वीडियो एग्जाम के 2 दिन पहले देख रहा होगा, तो वो कहेगा गुरुजी क्या धीरे धीरे पढ़ा रहे हो, प्लीज़ फटाफट कराओ। उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए कि ये क्वेश्चन ये आंसर, ये क्वेश्चन ये आंसर, ये क्वेश्चन ये आंसर, बोले बस ऐसे रटवा दो। ऐसे रटी हुई चीज़ आपके उस एग्ज़ाम तक तो है, आगे क्या करोगे। भीड़ बाहर इतनी है, सीट आती है इतनी सी, इलेक्ट्रीशियन के 50 पद आएंगे, फॉर्म भरे जाएंगे 2 लाख, कैसे कंपटीशन लड़ोगे। इसके लिए ध्यान अभी से दो और चीज़ों पर फोकस करना शुरू करो। मैं तो इतना ही बोलना चाह रहा हूँ। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और बदले में प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके शेयर करो, बहुत सारे दोस्तों का भी भला हो जाए। क्वेश्चन देखो, रोटर साइड से स्पीड कंट्रोल करनी है मोटर की। 3 फेज मोटर में स्पीड कंट्रोल के दोनों ऑप्शन है, रोटर साइड से भी, स्टेटर साइड से भी। रोटर साइड से कंट्रोल करते हैं, उसका एक का नाम है कैस्केड नियंत्रण, जिसमें एक के रोटर को EMF को अगले के स्टेटर को देते हैं। हिंदी में इसको सोपान नियंत्रण बोलते हैं। हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा और है, जैसे स्लिप रिंग मोटर में अपन करते हैं रोटर रियोस्टेट विधि। इसके अलावा एक और होता है, उसका नाम है रोटर EMF इंजेक्शन मेथड। ठीक है, बाकी ये तीनों स्टेटर साइड से स्पीड कंट्रोल का तरीका है। मतलब इसी क्वेश्चन को मैं ये बना दूं कि इनमें से कौन सा स्टेटर साइड से गति नियंत्रण का तरीका नहीं है, तो भी ये ऑप्शन ही रहेगा, है ना। चलो यार, गर्मी बहुत है और थक जाते हैं लगातार बोलते बोलते, तो क्लास यहीं बंद कर रहा हूँ। आपकी सपोर्ट चाहिए मुझे, एक लाइक आप करो, एक अपने दोस्त से सब्सक्राइब भी करवाओ, शेयर करो क्लास को, चैनल आगे बढ़ेगा, बच्चों तक जाएगा, तभी तो कुछ होगा ना। ये इतनी सी क्लास है, इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है ना, तब हम करते हैं कि चलो और क्लास लेकर आते हैं यार, बच्चों को क्लास पसंद आ रही है। तो इसके लिए आप रिप्लाई ज़रूर किया करें हमें। बहुत धन्यवाद।